नमस्कार दोस्तों, कभी सोचकर देखा है क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन ना हुआ होता। इस सिचुएशन को सोचकर सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आती है क्रिकेट। भाई क्या क्रिकेट टीम होती अगर सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर एक ही टीम में होते, अगर बाबर आजम और विराट कोहली साथ में खेल रहे होते। फिर लोग बात करते हैं म्यूजिक की, क्या जबरदस्त म्यूजिक देश में प्रोड्यूस होता अगर दोनों देशों के म्यूजिशियन साथ में रहते। लेकिन ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, इस चीज को काफी गहराई से देखा जा सकता है। एक यूनाइटेड इंडिया की इकोनॉमी कैसी दिखती, इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या असर पड़ता, पॉलिटिक्स और मीडिया जैसी चीजों पर क्या इंपैक्ट पड़ता। आइए इस सिनेरियो पर एक सीरियस नजर डालते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं असली इतिहास देखकर कि क्या होना पड़ता अगर पार्टीशन को रोकना था तो। In August 1947, India gained independence after 200 years of British rule. As a British barrister draws a line on a map, a once peaceful land implodes. What followed was one of the largest and bloodiest forced migrations in history. Would we actually have been better off if partition had not happened? बंद आंखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं। अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं एक्चुअल हिस्ट्री से, क्योंकि उसे समझकर ही हम जान सकते हैं पार्टीशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था। साल 1857 से शुरू करते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स साथ में मिलकर लड़े थे ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश को इतना बड़ा झटका लगा कि इसके बाद उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चालू करी। लेट 1880s में पहली बार जिक्र किया जाता है टू नेशन थ्योरी का सैयद अहमद खान के द्वारा उनके भड़काऊ भाषणों में। इसकी डिटेल में बात मैंने पार्टीशन वाले वीडियोस में करी थी। 2 वीडियोस बनाए थे पार्टीशन के ऊपर, दोनों 20-20 मिनट के हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके बाद जाकर देख सकते हैं। साल 1905 में बंगाल का पार्टीशन कराया जाता है ब्रिटिश के द्वारा कम्युनल लाइंस पर। अगले साल 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन होती है। फिर साल 1909 में आते हैं द फेमस मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स और 1919 में मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इन दोनों का इस्तेमाल करके ब्रिटिश एक्चुअली में पॉलिटिकली डिवाइड कर देती है लोगों को धर्म के नाम पर, सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करके। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब धर्म के नाम पर कुछ सीटें होंगी जहां पर उसी धर्म के लोग वोट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मुस्लिम सीटें होंगी जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग वोट कर सकते हैं। इसके चलते हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में दरारें बढ़ने लगती हैं। साल 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। इसके तहत कांग्रेस इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट करती है मुस्लिम्स के लिए। कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? उन्हें लगता है इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन गांधी जी ने जैसा एक बार कहा था, द मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड। हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी बढ़ाने का इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये कम्युनल इलेक्टोरेट का शॉर्टकट लेना बहुत हानिकारक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन कांग्रेस के नेता ये नहीं सोच सके। साल 1915 में हिंदू महासभा की एस्टैब्लिशमेंट करी जाती है और 1923 में हिटलर के फैन बॉय विनायक सावरकर अपनी किताब लिखते हैं एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। इसमें ये बताते हैं कि कैसे हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और देश में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हें साथ मिलता है आरएसएस के लीडर MS गोलवलकर से, जो कि खुद एक हिटलर के फैन बॉय होते हैं। आगे चलकर साल 1925 में RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। RSS के लोगों को एक्सप्लिसिटली बताया जाता है कि ब्रिटिश के खिलाफ किसी भी मूवमेंट में बिल्कुल पार्टिसिपेट मत करना, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस यहां पर हमारे असली दुश्मन हैं। तो इस पॉइंट तक आकर दोनों हिंदू और मुसलमानों में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो गई हैं जो बंटवारे की भावना को प्रमोट करती हैं। इसी के चलते 1920s और 1930s का जो समय था उसमें भारी कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं दोनों धर्मों के बीच। पार्टीशन की जो भावना थी वो यहां से जन्म लेने लगती है। 1933 रहमत अली, एक और हिटलर के फैन बॉय, एक पैम्फलेट लिखते हैं जिसका टाइटल होता है नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। इस पैम्फलेट को पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इसमें पहली बार डिमांड उठाई जाती है कि 5 नॉर्दर्न प्रोविंसेस पंजाब, NWFP, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को एक सेपरेट मुस्लिम देश बनाया जाए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को बाद में मॉडिफाई करके शब्द बना पाकिस्तान। 1937 सावरकर अपने भारत तोड़ो प्रोपेगेंडा को दोबारा से दोहराते हैं। हिंदू महासभा के अहमदाबाद सेशन में ये कहते हैं कि इंडिया एक होमोजेनस और यूनिटेरियन नेशन नहीं है। इंडिया के अंदर 2 राष्ट्र, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। 3 साल बाद साल
1940 में लाहौर सेशन में जिन्ना भी यही चीज कहते हैं। हिंदूज और मुस्लिम्स का सोशल ऑर्डर अलग है, अलग सिविलाइजेशंस हैं, तो मुस्लिम्स का अपना एक अलग होमलैंड होना चाहिए। ब्रिटिश वाइसरॉय लिनलिथगो इन्हें सपोर्ट करते हैं। उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का मानना था कि पाकिस्तान अगर एक अलग देश रहेगा तो एक फेथफुल फ्रेंड की तरह बनेगा ये वेस्ट का, और एक डिफेंसिव वॉल की तरह बना रहेगा सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट इंडिया के बीच। साल 1945 में वाइसरॉय वेवल भी कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल फेवर में है पार्टीशन के। वो 3 देश बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और प्रिंसतान। अगस्त 1943 सावरकर कहते हैं कि उन्हें मिस्टर जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी से कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हिंदूज और मुस्लिम्स 2 अलग अलग नेशन हैं। इन सारे कम्युनल भाषणों के बीच में 1946 में इलेक्शंस बुलाई जाती हैं ब्रिटिश इंडिया में। इन इलेक्शंस में मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते हैं। नतीजा ये कि मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिल जाती हैं इस इलेक्शन में। हालांकि कांग्रेस अभी भी नंबर 1 पे थी 923 सीट्स के साथ, लेकिन ये चीज बड़े क्लियरली दिखती है कि मुस्लिम लीग एक बहुत पावरफुल फोर्स है और मेजॉरिटी मुस्लिम सीट्स को मुस्लिम लीग ही जीतती है। कई लोग इस फैक्ट को पॉइंट आउट करके ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का कि देखो मुस्लिम्स ने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान के फेवर में थी बड़े क्लियरली। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसकी कोई बात नहीं करता यहाँ पर, इन इलेक्शंस में कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थी। वोटिंग की एज 21 साल थी और ऐसा नहीं था कि हर आदमी वोट कर सकता था। बड़ी लिमिटेशंस लगाई गई थी। वोट करने के लिए प्रॉपर्टी की रिस्ट्रिक्शन थी, लैंड ओनरशिप की जरूरत थी, टैक्सेस पे किए होने चाहिए थे, बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस थी, और अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते तभी आप इन इलेक्शंस में वोट कर सकते। कुल मिला के बात ये थी कि सेंट्रल असेंबली में जो फ्रेंचाइज थी, देश भर की पॉपुलेशन के सिर्फ 3% लोग एलिजिबल थे वोट करने के लिए, और प्रोविंशियल असेंबलीज में सिर्फ 13% लोग। तो ये इलेक्शंस बेसिकली अपर क्लास लोगों की इलेक्शंस थी। आम जनता को कोई मौका नहीं मिल पाया पार्टिसिपेट करने का। वैसे एक फन फैक्ट, हिंदू महासभा को इसमें एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग ने इतनी सारी सीटें जीत ली, अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन की कॉल करती है। जिन्ना का कहना था कि या तो वो इंडिया को डिवाइडेड देखेंगे या इंडिया को डिस्ट्रॉयड देखेंगे। भारी वायलेंस देखने को मिलता है, 4000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं 5 दिनों के अंदर अंदर, और मेजरली इस वायलेंस के विक्टिम थे हिंदूज, और गांधी जी अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर नौकली जाते हैं हिंदूज को बचाने। 14 अगस्त 1947 को लोग पार्टीशन के दिन की तरह मानते हैं, लेकिन उस दिन तो पार्टीशन सिर्फ फॉर्मलाइज हुआ, फॉर्मली इंप्लीमेंट किया गया। असलियत में पार्टीशन की कहानी कई दशकों लंबी है, जैसा कि अभी आपने सुना। अब इस पार्टीशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था? वैसे तो बहुत से लीडर्स थे जो पार्टीशन के अगेंस्ट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी बोस, मौलाना आजाद, कई पॉलिटिकल पार्टीज थी जो पार्टीशन के अगेंस्ट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, यूनियनिस्ट पार्टी। इनफैक्ट गांधी जी और खान अब्दुल गफार खान जैसे लोगों ने पार्टीशन को एंड तक एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस ने मजबूरी में आकर एंड में पार्टीशन का प्लान एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन प्लान उन्हें पहले प्रेजेंट किया गया। कैबिनेट मिशन एक ऐसा प्लान था जिसमें इंडिया का पार्टीशन नहीं होना था। उस प्लान में जो सेंटर गवर्नमेंट बनती वो बहुत कमजोर होती, और जो सारी देश की अलग अलग यूनिट्स होती उन्हें इंटाइटलमेंट होती कि वो अपनी रिलेशनशिप यूनियन के साथ रिकंसिडर कर पाए हर 10 सालों बाद। तो कांग्रेस की राय में ये प्लान और भी ज्यादा खतरनाक था इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए। सरदार पटेल ने तभी कहा था, Nobody likes the division of India, but the choice is between one division and many divisions. उन्हें लगा था पार्टीशन को एक्सेप्ट करके हम खून खराबे को होने से रोक सकते हैं। डर ये था कि अगर पार्टीशन को नहीं होने दिया तो मुस्लिम लीग शायद से लार्ज स्केल वायलेंस शुरू कर दे। कम्युनल टेंशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएं कि रेजिमेंट्स और पुलिस फोर्सेस के अंदर भी लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग होकर देखने लगे। ऐसा होता या नहीं होता ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज जरूर है, पार्टीशन के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा खून खराबा देखा गया। कुछ लोगों की राय यहां पर होती है पार्टीशन को रोकने के लिए जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए था, क्योंकि जिन्ना सिर्फ पॉलिटिकल पावर के पीछे भाग रहे थे। क्या ऐसा करने से पार्टीशन को रोका जा सकता? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक्चुअली में जिन्ना पहले प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान थे, और इनफैक्ट जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट 3 बार ऑफर करी जा चुकी थी। जून 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑफर दिया था, कुछ महीने बाद सी राजा गोपालाचारी ने ऑफर दिया, और अप्रैल 1947 में गांधी जी ने जिन्ना को ऑफर किया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, इस उम्मीद में कि पार्टीशन को अवॉइड किया जा सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। मेरी राय में 3 सिनेरियोज हैं जिनमें पार्टीशन को होने से रोका जा सकता था। पहला, सबसे सिंपल लेकिन शायद से सबसे अनलाइकली,
गांधी जी किसी ना किसी तरीके से बात करके कन्विंस कर लेते जिन्ना को कि पार्टीशन ना किया जाए और जिन्ना अपना मन बदल लेते और पाकिस्तान की डिमांड छोड़ देते। जब मुस्लिम लीग के लीडर ऐसा सोचते तो फॉर श्योर पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था। दूसरा सिनेरियो, नथुराम गोडसे गांधी जी को गोली मारने की जगह जिन्ना को मार देता। अब गोडसे ने गांधी को कई बारी मारने की कोशिश करी थी 1948 के एक्चुअल असैसिनेशन से पहले, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं गांधी जी पार्टीशन के अगेंस्ट थे और जिन्ना पार्टीशन के फेवर में थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गोडसे ने कभी जिन्ना को मारने की कोशिश नहीं करी। अगर गोडसे जिन्ना का असैसिनेशन कर देता तो शायद मुस्लिम लीग में कोई और लीडर ना रह जाता पार्टीशन की डिमांड को बरकरार रखने के लिए और शायद कोई पार्टीशन ना होता। इस केस में एक ऑल्टरनेट सिनेरियो भी हो सकता है, जिन्ना की मौत के बाद शायद से कम्युनल राइट्स देश भर में देखने को मिलते और लोगों के बीच में बंटवारा और बढ़ जाता। लेकिन तीसरा सिनेरियो सबसे श्योर शॉट सिनेरियो है मेरी राय में, जो सही मायनों में पार्टीशन को रोक सकता। साल 1945 में सत्ता बदलती है ब्रिटेन में। विंस्टन चर्चिल नीचे उतर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से और नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी के। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि लेबर पार्टी इंपीरियलिज्म के खिलाफ होती है और क्लेमेंट एटली इंडिया के पार्टीशन के खिलाफ होते हैं। ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा होता है। उन्होंने अपनी कोशिश करी थी पार्टीशन को होने से रोकने की, लेकिन वो काफी लेट हो गए थे एक्शन लेने में। अगर ब्रिटेन में लेबर पार्टी पहले पावर में आ जाती या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली जल्दी से एक्शन लेते इंडिया में हो रही कम्युनल टेंशंस को रोकने के लिए, तो यहां पर पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था। ऐसा करने के लिए उन्हें सबसे पहली चीज करनी थी रिजर्व्ड इलेक्टोरेट्स की पॉलिसी को वापस लेना, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज लाना, इंडिया में हर एडल्ट को वोटिंग का अधिकार देना। अगर ऐसा होता, सारी जनता वोट कर पाती, तो शायद मुस्लिम लीग को भारी हार का सामना करना पड़ता 1946 की इलेक्शंस में। जिन्ना जब डायरेक्ट एक्शन की अनाउंसमेंट करते तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती, जेल में डालती और दंगों को होने से रोक सकती। ब्रिटिश इंडिया की सरकार प्रॉम्प्ट एक्शन अगर लेती हेट स्पीच के खिलाफ लॉज इंप्लीमेंट करने में और कम्युनल एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने में, तो फॉर श्योर पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था। ऐसा करने से जब साल 1947 में ब्रिटिश देश को छोड़कर जाते तो हमें मिलता एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, यूनाइटेड इंडिया का देश। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड इंडिया एक सेक्युलर देश होता, क्योंकि कांग्रेस ने कभी सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सबसे पहला एडवांटेज तो बड़ा क्लियर होता, करीब 2 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए पार्टीशन की वजह से। कितने लाखों परिवारों का बंटवारा हो गया, 2 से 20 लाख डेथ्स एस्टिमेट करी जाती हैं पार्टीशन के वक्त हुई। इन सब लोगों की जानें बच जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो दशकों से चली आ रही कम्युनल टेंशंस थी हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, वो अचानक से खत्म हो जाएंगी। देश के नए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक नई तरीके की चुनौती सामने होती, अलग अलग धर्मों के लोगों को साथ में यूनाइट करना। आज के दिन इंडिया में 78% पॉपुलेशन हिंदू है और 14% मुस्लिम्स है, लेकिन यूनाइटेड इंडिया में डेमोग्राफिक्स होते 62% हिंदूज और 32% मुस्लिम्स। ओवरऑल देश की पॉपुलेशन होती 176 करोड़, बड़े ही आराम से दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री। शुरुआती कुछ साल बड़े इंपॉर्टेंट होते, लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर जो डर था उसे खत्म करना है। ये सिर्फ दिखावे वाली चीजों से करना इम्पॉसिबल होता। यहाँ पर सिंगापुर में जैसे एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी लागू करी गई थी, वैसी ही किसी पॉलिसी की जरूरत पड़ती यूनाइटेड इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए। कि सरकारी मकानों में, सरकारी सोसाइटीज में परसेंटेज सेट करी जाए कि इतने से ज्यादा हिंदू यहाँ नहीं हो सकते, इतने परसेंटेज से ज्यादा मुस्लिम्स यहाँ नहीं हो सकते, ताकि अलग अलग गेटोज ना बने शहरों में। इस चीज को वैसे मैंने डिटेल में सिंगापुर वाले वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी कारण की वजह से यूनाइटेड रख पाना देश को पॉसिबल ना हो पाता तो फ्यूचर और भी ज्यादा भयंकर होता। इसका एक बड़ा एग्जांपल है यूगोस्लाविया जैसा देश, जो बट गया अलग अलग टुकड़ों में, क्योंकि अलग अलग एथनिसिटीज को साथ में जोड़कर रख नहीं पाए वो। लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव चीज अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं पंडित नेहरू सक्सेसफुल रहे देश को यूनाइटेड रखने में, लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ा और लोग शांति से रहने लगे। इसका अगला बड़ा इंपैक्ट दिखता ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर। बांग्लादेश बनाए जाने के पीछे एक बड़ा कारण था जो अत्याचार पाकिस्तान में बैठी सरकार कर रही थी बंगाली लोगों के ऊपर। उर्दू इंपोजिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था इसमें, कि जबरदस्ती उर्दू बुलवाई जा रही है बंगाल में रहने वाले लोगों से। यूनाइटेड इंडिया में ऐसा होता नहीं तो बांग्लादेश बनने की कभी जरूरत नहीं पड़ती और एक बार फिर से कितने लाखों लोगों की जान बच जाती ऐसे सिनेरियो में। आज के दिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इलीगल इमिग्रेशन देखने को मिलती है बांग्लादेश से, वो भी नहीं होती, क्योंकि सब एक ही देश होता, एक और कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्योंकि यूनाइटेड इंडिया और भी ज्यादा डाइवर्स देश होता आज के दिन के इंडिया के कंपैरिजन में, तो
तो जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है अलग अलग रीजन्स के बीच में, वो आज के दिन की तरह इंग्लिश ही रहती। इनफैक्ट इंग्लिश की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती क्योंकि उर्दू और बंगाली लोगों की पॉपुलेशन भी ज्यादा होती। हिंदी लैंग्वेज की डोमिनेशन यूनाइटेड इंडिया में और कम होती। अब यूनाइटेड इंडिया का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता, क्योंकि बात क्या है दोस्तों, 1970s का समय था कोल्ड वॉर का। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चलने लग रही थी, जिसमें बाकी सारे देश धकेले जा रहे थे। पाकिस्तान एक प्रॉक्सी की तरह बनता है अमेरिका का। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश था और अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने के लिए, एंटी सोवियत फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू हथियार भिजवाए। इसकी वजह से इवेंचुअली जाकर तालिबान का जन्म हुआ। अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट किया। अब लेकिन पाकिस्तान की जगह अगर यूनाइटेड इंडिया का देश होता, ज्यादा बड़ा देश होता, ज्यादा ताकतवर देश होता, और इतनी बड़ी कोल्ड वॉर में इतने बड़े देश के लिए न्यूट्रल रहना आसान रहता। इंडिया भी इनफैक्ट काफी हद तक न्यूट्रल ही था कोल्ड वॉर में। तो होता क्या कि अमेरिका के पास कोई जरिया नहीं बचता अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने का, तो शायद तालिबान का कभी जन्म ही ना हुआ होता। तालिबान की हिस्ट्री में अगर आप वैसे इंटरेस्टेड हैं तो इस पर भी मैंने पूरे वीडियोस बनाए हैं दो, इनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अगर तालिबान का भी जन्म ना हुआ होता और पाकिस्तान का कोई देश ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो रीजनल टेंशंस हमें देखने को मिलती है, आतंकवादी संगठन जो हमें देखने को मिलते हैं, वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। हो सकता है अफगानिस्तान एक काफी बड़ा एलाय बन जाता यूनाइटेड इंडिया का। ऐसे केस में रीजनल जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो कश्मीर का पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाता। 1980s वो समय था जहां पर हमें टेररिज्म का राइज देखने को मिला कश्मीर के रीजन में। पाकिस्तान का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। कश्मीरी पंडित्स का एक एक्सोडस हुआ, उन्हें अपने घर छोड़कर जाने पड़े। आज के दिन तक भी कश्मीरी पंडित स्ट्राइक पर बैठे हैं अपने राइट्स डिमांड करने के लिए। कश्मीरी मुस्लिम्स 30 सालों से टेररिज्म की शैडो के अंदर जी रहे हैं। अभी रिसेंट ट्वीट देखिए कश्मीर की पुलिस का, 31 दिसंबर को किया गया। आतंकवादियों के द्वारा 29 सिविलियंस मारे गए साल 2022 में, जिनमें से 21 लोकल लोग थे, 6 हिंदू, 3 कश्मीरी पंडित और 15 मुस्लिम्स। हर महीने ऑलमोस्ट एक टेररिस्ट अटैक देखने को मिलता है और ये सब अवॉइड किया जा सकता। इसी के साथ साथ दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच में 4 वॉर्स लड़ी गई हैं, 1947, 1965, 1971, 1999, सब अवॉइड की जा सकती। हजारों लाखों लोग जो इन वॉर्स में मारे गए वो बच सकते। इसका एक और नतीजा ये कि भारी एक्सपेंडिचर जो दोनों देशों के द्वारा किया जाता है डिफेंस पर, वहां से करोड़ों पैसे भी बचते। जून 2022 में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.52 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए डिफेंस पर। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने दूसरी तरफ बताया कि 2022-23 का डिफेंस बजट है इंडिया का 5.25 लाख करोड़ रुपीस। ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ रुपए एक ही साल में बच रहे हैं। इमेजिन करो अगर इस सारे पैसे को एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर स्पेंड किया जाता। यूनाइटेड इंडिया देश इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर कहीं ज्यादा और आगे होता। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड इंडिया को अपने बॉर्डर्स को गार्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो चाइना से थ्रेट आता है वो तो फिर भी एग्जिस्ट करता, लेकिन चाइना जैसा देश भी 2 बार सोचता इतने बड़े देश से पंगे लेने से पहले। अगर लोगों की बात करें तो पाकिस्तान के रीजन में रहने वाले लोगों के लिए यूनाइटेड इंडिया के अंडर उनकी जिंदगियां काफी बेहतर होती, क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया रिपब्लिक बना साल 1950 में, पहली इलेक्शंस इंडिया में 1952 में कराई गई। इंडिया दैट इज भारत shall be a sovereign democratic republic. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सालों लग गए एक कॉन्स्टिट्यूशन तक बनाने में। उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन साल 1956 में बना, जिसके बाद उसे सस्पेंड किया गया और मार्शल लॉ इंपोज किया गया। फिर 1962 में जाके एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर से मार्शल लॉ इंपोज किया गया। फिर 1973 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे एक बार फिर से सस्पेंड किया गया और 1985 के बाद रिस्टोर किया गया। I would like to thank the House for once again reposing confidence in me. एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में इतना समय लग गया, बार बार मिलिट्री कूच देखने को मिले। आज के दिन तक एक भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी 5 साल की पूरी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया है और डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 4.31 आउट ऑफ 10 है। इसे एक हाइब्रिड रेजिम क्लासिफाई किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक 147, जीडीपी पर कैपिटा में पाकिस्तान 144 पर, और इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा। इस सब का कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन बनाया जा सकता है रिलीजन से। दुनिया भर में करे गए सर्वेज ने बार बार दिखाया है कि कैसे दुनिया के सबसे गरीब देश रिलीजन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है दुनिया की, वहां पर रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। तो पाकिस्तान अगर एक सेक्युलर देश होता तो इन सारे फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती। इसी एक्सट्रीमिज्म की वजह से माइनॉरिटीज को सफर करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। सिख्स, हिंदू, शिया मुस्लिम्स, अहमदिया मुस्लिम्स के खिलाफ अत्याचार देखने को मिलता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि जो देश में मेजॉरिटी रिलीजन है वो बड़ा खुश रह रहा हो। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, और हमारा इंडिया का गोदी मीडिया इसके बारे में बहुत खबर सुनाता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी से युवा परेशान है। पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई देखने को मिली। पाकिस्तान ने अपने देश के लोगों को महंगा ईंधन खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है। तो एक चीज ये भी कही जा सकती है कि यूनाइटेड इंडिया में हमारे मीडिया के पास पाकिस्तान जैसा कोई देश नहीं होता जिसकी खबर ये बार बार सुना सकते। शायद तभी अफगानिस्तान के बारे में बात करने लग जाते या ईरान के बारे में बात करने लग जाते, लेकिन थोड़ा सा इन्हें काम के मुद्दों पर ज्यादा बात करनी पड़ती। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार नहीं देखने को मिलता है जैसा पाकिस्तान में मिलता है। इंडिया में भी मुस्लिम्स और दलित्स पर अत्याचार होते हैं, हिंदुओं को भी दंगों में मारा जाता है, लेकिन ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इंडिया सेक्युलर है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो लोग ये अत्याचार करते हैं वो सेक्युलरिज्म को एक गाली मानते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये सब होता है। एक बड़ा इंपैक्ट यूनाइटेड इंडिया का इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ता। जो पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स करते हैं पाकिस्तान के नाम पर कि हमने पाकिस्तान को आंख दिखा दी, विपक्षी पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, यूनाइटेड इंडिया में ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज और प्रोपेगेंडा फेल हो जाता। तब शायद इन्हें चाइना का नाम लेना पड़ता अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए। जॉर्ज ऑरवेल की लेजेंडरी किताब 1984 में एक फेमस कोट है, वॉर इज पीस। इस किताब में एक ऐसे देश के बारे में बताया गया है जो कॉन्स्टेंटली वॉर पर रहता है बाकी देशों से। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस देश के साथ वॉर हो रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि वॉर हो रही है, हमेशा वॉर होती रहे, क्योंकि वॉर की मदद से ही ये स्पेशल मेंटल एटमॉस्फेयर बने रहता है, सोसाइटी का ध्यान भटके रहता है। जीडीपी की बात करी जाए तो शायद ज्यादा असर ना पड़ता, क्योंकि इंडिया का जीडीपी ऑलरेडी काफी बड़ा है पाकिस्तान या बांग्लादेश के कंपैरिजन में। नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस सेंस में जरूर फर्क पड़ता। अगर यूनाइटेड इंडिया एक स्टेबल सेक्युलर देश बने रहता तो ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती, एक बड़ा मार्केट बाकी दुनिया को मिलता, और सॉफ्ट पावर जो है देश की वो भी कहीं और ज्यादा होती आज के कंपैरिजन में। यूनाइटेड इंडिया बड़ी आसानी से अमेरिका और चाइना के बराबर के लेवल पर होता। अब ये सब सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि काश ऐसा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड इंडिया जैसा देश एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ निराश होने की बात नहीं है दोस्तों, ये बात सच है कि हमारे फोरफादर्स इस काम में सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन याद रखिए फ्यूचर हमारे हाथों में है। आने वाले समय में क्या होगा ये हम लोग तय करेंगे। हम पार्टीशन को तो रोक नहीं सके, लेकिन हम रीयूनिफिकेशन को जरूर कर सकते हैं। अगर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी रीयूनाइट कर सकते हैं, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम रीयूनाइट कर सकते हैं, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्यों नहीं रीयूनाइट कर सकते? जब लोग रीयूनिफिकेशन के बारे में सोचते हैं तो वो हमेशा टॉप बॉटम अप्रोच से सोचते हैं। उन्हें लगता है किसी दिन कोई बड़ा लीडर आएगा, कोई महान आदमी आएगा जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को रीयूनाइट कर देगा और चमत्कार हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला दोस्तों। जो बदलाव है वो हमेशा बॉटम टू टॉप जाता है। ये रीयूनिफिकेशन का जो सेंटिमेंट है ये पहले जनता में आना चाहिए। जब जनता ऐसी चीज को सपोर्ट करेगी तो अपने आप कोई ना कोई पॉलिटिशियन निकल कर आएगा जो जनता के बिहाफ पर मुद्दा उठाएगा वोट्स लेने के लिए, और फिर जाके ये पॉसिबल हो सकता है। जैसा आपने देखा इस वीडियो में, पार्टीशन कोई एक दिन में नहीं हो गया था, बल्कि एक बहुत ही लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जो 1875 से लेकर 1947 के बीच में अलग अलग स्टेजेस में हुआ। तो जब हम रीयूनिफिकेशन की बात करते हैं, हमें उसे एक लंबे प्रोसेस की तरह समझना चाहिए। जो स्टेप बाय स्टेप घटनाएं हुई जिसकी वजह से एंड में जाकर पार्टीशन हुआ, हमें स्टेप बाय स्टेप उसका उल्टा करना होगा। माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार को खत्म करना होगा, कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा, धर्म के नाम पर जो राजनीति करी जाती है उसे खत्म करना होगा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफरत को खत्म करना होगा। और जब तीनों देश, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऐसा इंटरनली अपने देश के अंदर करने में सक्सेसफुल होंगे, धीरे धीरे इनके बीच में कोऑपरेशन अपने आप बढ़ेगी और रीयूनिफिकेशन फिर एक नेचुरल स्टेप की तरह लगेगा। कुछ इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो एक समय पर एक दूसरे के बड़े दुश्मन हुआ करते थे, उन्होंने अपने देशों के अंदर इस नफरत को खत्म किया, कोऑपरेशन बढ़ने लगी, यूनिटी बढ़ने लगी, और धीरे धीरे जाकर स्टेप बाय स्टेप यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई। कुछ इसी तरीके से एक एशियन यूनियन भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। और एक चीज याद रखिए, ये नैरेटिव जो है ये बॉटम टू टॉप फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।